देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब वो एंटिटी है जो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, ठीक है, किसी से खरीद के फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेच देगी। इन लोगों को बोला जाता है ट्रेडर, ठीक है। तो एंटिटी दो तरीके का होगा, ठीक है। ये जो एंटिटी कंसेप्ट है ये दो तरीके का होता है। एक होते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है, दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर का कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं होता है, वो कभी प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, तभी वो ट्रेडर कहलाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटी है वो लोग अपना फाइनल अकाउंट जब बनाती है, फाइनल अकाउंट्स क्या है, हर ईयर के एंड में। अब ईयर एंड अकाउंट्स में कितने तरीके का होता है, दो तरीके का नॉर्मली, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल ईयर ही रियल लाइफ में फॉलो होता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर होता है जैन टू दिसंबर वाला और फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च वाला, ठीक है। अब ये जो है 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। ईयर एंड मतलब तुम्हें पता ही है 12 मंथ्स का पीरियड होगा। अब जैसे ही 12 मंथ्स खत्म होता है तो बिजनेस करने के बाद बिजनेसमैन को क्या चाहिए, ये पता करना है ना कि बिजनेस जो हुआ उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, ठीक है, ये पता करना। अब ये पता करने के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे कि पता चले, तो ये पता करने के लिए इनको बनाना चाहिए फाइनल अकाउंट्स। नाम से ही पता चल रहा है फाइनली जो अकाउंट्स बन रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज बनेगी, एक तो बनेगा ट्रेडिंग, दूसरा पीएल, जबकि आज के डेट पे ट्रेडिंग पीएल अलग अलग होता नहीं, पहले कभी होता था, ठीक है। तुम लोगों ने भी जिन्होंने 11 में किया है, ठीक है, तो उनको पता होगा कि वो ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, पहले अलग होता था। और बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग से जो पता कर पाते हैं, जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और पीएल से जो पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है समझा देंगे, फिलहाल एक बार लिख लो। और ये दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग और पीएल ये दोनों मिलके होता है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि देखो इनकम से ही तो प्रॉफिट का बात आता है, तो दो तरीके का प्रॉफिट यहाँ बता रखा है। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटीज है, ठीक है। और एसेट लाइबिलिटी को पता करने का मतलब होता है पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, पोजीशन पता चलता है एसेट लाइबिलिटी से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर वाला केस देख रहे हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना होता है, ठीक है। और जो ट्रेडर है उसको भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना होता है। गुड इवनिंग दुबश्रीता। गुड इवनिंग मैम। तो देखो अब दोनों में फिर फर्क क्या है, फर्क तो है बिजनेस करने के सिस्टम में फर्क है। एक अपने फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट को प्रॉफिट लगा के बेचेगा, तो इसका क्या क्या अकाउंट्स बनेगा ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर भी मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या बनाएगा, देखो उसको भी तो ट्रेडिंग, देखो ट्रेड तो वो भी करता है, ट्रेड करने का मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचना है। एक्स्ट्रा काम वो ट्रेडर से एक ही करता है कि वो खुद ही प्रोड्यूस करके बेचता है, ठीक है। तो जो खुद ही प्रोड्यूस करता है तो उसको पता करना पड़ेगा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, तभी ना उस पर प्रॉफिट लगा के बेचेगा। मान लो ये पेन वो बेचता है तो खुद ही प्रोड्यूस करके बेचता है, तो पेन का कॉस्ट पता करना पड़ेगा, ठीक है, कि पेन बनाने का खर्चा कितना है, तब ना उसमें प्रॉफिट लगा गया। अगर ये पेन मार्केट से खरीद के लेके आएगा, भाई पेन 3,000 का है, इसमें हम
500 रुपए प्रॉफिट लगा के 3,500 में बेचेंगे, तो वो तो हो गया ट्रेडर का काम, ठीक है। तो ट्रेडर के यहाँ क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, और बैलेंस शीट बनता है। और जो मैन्युफैक्चरर है इसके यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज बनेगा, एक बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग ये सब अकाउंट ही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, देखो ये सब अकाउंट है एक्सेप्ट बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या पता करेगा, इसको बोलते हैं, बोलो तुम लोग तो कॉस्ट पढ़ते हो सीएम में, बोलो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड करना है उसका कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर अब पता चल गया कि गुड्स कितने का प्रोड्यूस है, जैसे मैंने बोला कि पेन 3,000 का बन के रेडी हुआ, अब उसको बेचना है, ठीक है, तो बेचना है तो उसको कहाँ दिखाना है, ट्रेड करना है, उसका बिजनेस करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस में चलेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मतलब अभी हम लोग पढ़ने वाले ट्रेडर का, मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग वाला जरूरत नहीं है फिलहाल, हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का कंसेप्ट देखें। अच्छा, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, बता सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब, हम्म, बोलो, हाँ बोलो ना क्या बोल रहे हो, टोटल प्रॉफिट, सेल्स हाँ। माइनस गुड्स। हाँ मतलब एक्चुअली ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट है सिर्फ स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। वो बिजनेस का वो प्रॉफिट नहीं है जो प्रोप्राइटर घर लेके जा सकता है, ठीक है, ये है सिर्फ स्टॉक। जैसे ये पेन को 3,000 का पेन 3,500 में बेच दिया, तो क्या ये बोल सकते हो कि 500 पूरा उसके पॉकेट में चला गया, ऐसा होता है नहीं, उस प्रॉफिट से क्या पे करना पड़ेगा, बिजनेस का बाकी खर्चा नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ ये तो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा को रिकवर कर लिए, 3,000 की चीज को 3,500 में बेच दिया, लेकिन क्या 500 रुपया पूरा मेरा रह जाएगा। जैसे कोई कोई भी तुम लोगों का भी किसी का अगर बिजनेस है तो सोच के देखो, जो प्रॉफिट आता है वो पूरा खुद का थोड़ी होता है, उससे क्या पे करना पड़ेगा, बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, नेट का खर्चा है, ठीक है, तो हम अपना बता रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा प्रॉफिट थोड़ी ना मेरा होगा, ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना है, ये पेन खरीदने का खर्चा है, ये सब तो चलो फिक्स्ड आइटम है, इसका भी खर्चा है, ठीक है, इसका डिप्रिशिएशन है, तो हर एक चीज का क्या होता है, खर्चा होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सिर्फ जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि 3,000 पे खरीद के 3,500 पे बेच दिया, लेकिन 500 उसका प्योर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब यहाँ पर टोटल, बात सही है कि बिजनेस का टोटल प्रॉफिट, लेकिन वो प्रोप्राइटर अपने घर लेके नहीं जा सकता है, उसको बाकी खर्चा उसी से पे करना पड़ेगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो बोलेंगे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल्स एंड परचेज, ठीक है, कुछ खरीदा और उसको बेच दिया, इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर खरीदने वाला दाम कम रहा और बेचने वाला दाम ज्यादा रहा तो प्रॉफिट हुआ, अगर उल्टा हुआ तो फिर लॉस हुआ, ठीक है। सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जैसे मान लो ये काफी सारा पेन मैंने खरीद के लाया, ठीक है, अब ये मान लो एक पेटी में आ रहा है, अब वो पेटी को मान लो ऐसा 8-10 पेटी लेके आ रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि स्टॉक को गोडाउन तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया मान लो 1,000 रुपया, अब वो भी तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा पेन के कॉस्ट में, लेकिन अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो क्या वो अपने घर से पॉकेट से देंगे, वो तो मेरे लिए लॉस है, ठीक है, तो मुझे सारा खर्चा क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग कैसे देखने में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का अगर एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाए तो सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या लिखा जाता है, बोलो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, अगर पहले से कुछ हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक तो वो लिखा जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने अगर कुछ और परचेस किया
और क्या लिखा जाएगा अभी बताया यहाँ नाम, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आ जाएगा। उसमें क्या क्या होता है लिखते हो तुम लोग, काफी फाइनल अकाउंट्स बनाए होगे, क्योंकि 11 में लोग फाइनल अकाउंट्स तो बनाते ही है, क्योंकि वो मैंडेटरी भी होता है। तो बोलो क्या क्या, कोई भी एग्जाम्पल। वेजेस होगा, रेंट तो नहीं होगा, रेंट तो पीएल में जाएगा, वेजेस सही, वेजेस होगा। और कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी नहीं जाता है, वो पीएल का होता है, वो डिलीवरी चार्जेस। कैरेज इनवर्ड होगा, फ्रेट इनवर्ड होगा, ये सब होता है। तो इनवर्ड, ये नाम सुनो, ये स्टॉक को लेके आने का खर्चा। अभी तो मैंने क्लियर कर दिया, देखो मैं रटने का जरूरत नहीं होता है। अगर स्टॉक को लेके आने के लिए खर्चा हो रहा है तो लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग में। अगर स्टॉक को लेके आने का खर्चा नहीं है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक के दाम के साथ ऐड होगा ना तभी। मान लो एसी बेचना है, तो अब एसी को तो हाथ में उठा के कोई ला नहीं सकता है। तो फिर जो लोग एसी बेचने का काम करता है, तो एसी मान लो खरीद लिया 25,000 का एक एसी, अब वो ऐसा करके 10 एसी खरीद लिया, अब उसको लेके आने का खर्चा, तो वो मान लो लेके आने का खर्चा लगा 4,000। तो अब 10 एसी खरीद लिया 25,000 करके, तो ये कितना हो गया 250,000, प्लस मान लो 2,000 रुपए लग गया उसका ट्रांसपोर्टेशन का। तो एक्चुअली एसी का कॉस्ट कितना हो गया 252। अब इसके ऊपर उसको प्रॉफिट लगाने का सोचना है ना, इसके ऊपर प्रॉफिट लगाएगा तो लॉस में नहीं जाएगा, 2,000 वो खुद के पॉकेट से देगा, तो फिर कैसा बिजनेस में। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखा जाता है यहाँ, सेल्स, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग का आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया तो इधर होगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर इधर होगा। नॉर्मली यही बैलेंसिंग फिगर करके आता है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि यही बैलेंसिंग फिगर करके पूछे। तो ये नॉर्मली फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये कैसे लिखा हुआ रहता है पता है, कॉस्ट में। कॉस्ट मतलब जितने खर्चा हम लोगों ने पॉकेट से किया है प्रोडक्ट को खरीदने का। तो ये ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियसली खरीदा हुआ स्टॉक जो अभी मेरे पास है, नहीं बिका था पहले। ये भी किस में दिखता है, कॉस्ट में। कितने में खरीदा मैंने इसी 25,000 में, और लेके आने का खर्चा कितना लगा 1,000 रुपए, तो ये भी मेरा क्या हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो एक एसी 26,000 का हो गया। अच्छा, अब पहले से एक मान लो 26,000 का एसी था सपोज, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक एसी पहले से मेरे पास 26,000 का था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। मैंने एक 25,000 का एसी खरीद लिया और उसको लेके आने का खर्चा 1,000 हो गया। या फिर मान लो एक लेबर को बोला भाई इसको जो है पूरा लोड करो, फिर मेरे यहाँ पर आके अनलोड करो, ये सब मिला के 1,000 रुपए का। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक है फिर, 26,000 प्लस 26,000 कितना होता है 52,000। ठीक है, अब क्या हम लोग एसी 26,000 में बेचे कि ज्यादा में बेचे, ऑब्वियसली ज्यादा में बेचेंगे। अब मान लो 26,000 का एसी बेच दिया, एक एसी बेच दिया 30,000। ठीक है, तो ये जो 30,000 लिखा, क्या ये कॉस्ट है, क्या है ये सेल प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल प्राइस। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लगा के बेचने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं बिका तो बात अलग है, ठीक है, वो तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर ये सेल प्राइस में है। अच्छा, अब जो एसी बिका नहीं उसका कॉस्ट कितना है, मैंने तो दोनों एसी का एक ही कॉस्ट रखा है ताकि तुम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो नहीं बिका वो कितने का है 26,000, तो वो कौन से वैल्यू पे दिख रहा है, कॉस्ट पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये अकाउंट को अगर हम लोग इधर बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितने का मैंने बोला 26,000, क्लोजिंग सॉरी परचेज 25,000, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000। इधर मैंने सेल्स दिखा दिया कितना 30,000, और इधर मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का दिखेगा 25,000। अच्छा बोलो एक एसी बेच के कितना प्रॉफिट कमाया है हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल के कितना दिखना चाहिए, चेक करके देखो बैलेंस करके 4,000 आता है कि नहीं। ये हो गया 55। ठीक है, अच्छा इधर कितना हो जाएगा 52, तो हो गया 3,000, मैच हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, यही लॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टोटल स्टॉक कितने का दिख रहा था 52,000 का, और इधर मैंने 30,000 का बेचा एक एसी, जो कि मैंने खरीद, मेरा लागत यानी कॉस्ट लगा था 26,000, तो फिर मेरा कितना हो गया 4,000 होगा ना। हाँ, तो मेरा 4,000 नहीं है, ओ ये मैंने 26 नहीं लिख के 25 लिख दिया गलती से। हाँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 तक आ जाएगा, 56 तो कितना आएगा 4 ही तो आना चाहिए ना, तो कुछ तो गलत हुआ होगा। तो ये देखो 26,000, तो ये कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर कितना आ गया
ठीक है, तो इससे क्या सीखने को मिला, बात इतना है, इससे हमें ये सीखने को मिला कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं। तो हर एक चीज हम लोग का कॉस्ट में रहता है एक्सेप्ट सेल्स वैल्यू, क्योंकि सेल्स तो प्रॉफिट वाला आइटम को ही तो सेल्स बोलेंगे, प्रॉफिट वाला अगर कोई आइटम नहीं है तो उसको थोड़ी ना सेल्स बोलेंगे। तो फिर हम लोग का ये सेल में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, ये वाला, ठीक है, यही यहाँ पर दिखता है, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हर एक चीज कॉस्ट में है। तो एक चीज सोच के देखो, ये तो दोनों साइड टैली होता है लेजर, तो इधर सारा आइटम कॉस्ट में, इधर सारा आइटम अगर कॉस्ट में नहीं होके एक आइटम प्रॉफिट में, तो इधर ही भारी होगा। अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो इधर ही भारी होगा ना, इधर कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इधर कॉस्ट कॉस्ट और इधर प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट किधर आता है, इधर आता है, तब जाके ये बैलेंस होगा। अच्छा, अब हम लोग नेट प्रॉफिट समझते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये ओवरऑल नहीं है, ठीक है, ये होता है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का मतलब, जैसे मान लो हम लोगों ने परचेज किया है 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है एट द रेट ऑफ 2 करके, तो कितने रुपए का, 200। अब इसको सेल कर दिया है हम लोगों ने, मान लो 100 यूनिट कितना करके, एट द रेट ऑफ 5 करके, तो कितने का सेल किया, 500। तो क्या प्रॉफिट किया कि लॉस किया, प्रॉफिट ही किया। 2 रुपए का चीज 5 रुपए में बेचेगी तो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, अभी सिखाया, स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लो इस प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, तो वो कहाँ से पे करेंगे, जो प्रॉफिट कमाए उसी से पे करेंगे। अब मान लो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया था 50 रुपीज, तो फिर अभी कितना प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट से एडवर्टाइजमेंट वाले को दे देंगे 250, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली किस तरीके का चीज जो है ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होने से नेट प्रॉफिट आता है, देखो अगर हम लोग, मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब फिर क्या हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, ये है स्टॉक खरीदने का खर्चा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ओपनिंग स्टॉक स्टॉक, परचेज स्टॉक, सेल्स स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, कोई भी एग्जांपल दो। जैसे अकाउंटेंट को दिया गया सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, और क्या हो सकता है, रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, प्रिंटिंग पोस्टेज, ये सब आइटम दिखेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने एक एग्जांपल दिया, कौन सा है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस को ऑपरेट करने का जो खर्चा है वो हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट से पे करते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, एक्सपेंस में दो पार्ट करो। ठीक है, एक्सपेंस का दो पार्ट करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके का एक्सपेंस होता है। ये चीज कॉस्ट में भी काम आता है, वहां भी बताते हैं, यहाँ भी काम आएगा, एक ही बात होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब हो गया एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम, अभी बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो क्या बताया था, स्टॉक को गोडाउन तक लेके जाने का खर्चा। ठीक है, अप टू गोडाउन तक का खर्चा। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स एंड expenses incurred till purchase goods reached to warehouse। ठीक है, तो अपने बिजनेस के हिसाब से सोचो, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो वो प्रोडक्ट को खरीद के जब तक अपने
वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, या अपने शॉप तक नहीं लेके आते हो, इसके बीच में खरीदने से लेके उसको अपने वेयर हाउस तक लेके आने का जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है। क्योंकि आइटम का नाम जो है वैसे रट के तो याद नहीं रख पाओगे, उसमें कंफ्यूजन ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट मतलब वही लेके आने का खर्चा, कैरी करके लेके आने का खर्चा। फ्रेट इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, ठीक है। फिर वेजेस, ये सब एटसेट्रा, इस तरीके का चीज है। अब इनडायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं होगा वो सारा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है। अब डायरेक्ट क्या है वो तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हम लोग जो भी चीज बेचते हैं, ठीक है, मान लो फर्नीचर ही बेचते हो तो फर्नीचर को लेके जहां से जिस सप्लायर से खरीदते हो उससे लेके परचेस करने से लेके अपने दुकान तक लेके आने का सारा खर्चा होता है डायरेक्ट, और जो खर्चा डायरेक्ट नहीं होगा वो सारा खर्चा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इसके नीचे लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आ जाएगा, रेंट, उसके बाद सैलरी। देखो ये लेकिन सप्लायर से लेके इसके बीच का खर्चा नहीं है, सप्लायर से लेके वेयर हाउस के बीच का खर्चा नहीं है, रेंट, सैलरी, ठीक है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पोस्टेज, ये सब होता है ना, प्रिंटिंग पोस्टेज। और क्या होगा, जैसे और एक दूसरे टाइप का बताते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर लोन लेके बिजनेस कर रहे हो ये फाइनेंस चार्ज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, इस तरीके का खर्चा। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज में कभी कभी कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को, जैसे कि हमें ना ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद एक पॉइंट बताते हैं, जैसे हमें कभी कभी दे देता है वेजेस एंड सैलरीज, और सैलरीज एंड वेजेस ये भी दे देता है, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, तो नॉर्मली हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आगे वेजेस लिखा हुआ है तो कहाँ देना है, ट्रेडिंग में, और आगे सैलरी लिखा हुआ है तो कहाँ देना चाहिए, पीएल में। लेकिन लॉजिक क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काम किसका है, लेबर ओरिएंटेड काम है, लेबर को जो डे टू डे पे किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो लेबर, ये देखो वेजेस जो टर्म है वो लेबर रिलेटेड है, लेबर का मतलब जिनको डे टू डे का पैसा दिया जाता है। जैसे सैलरीड पर्सन को डे टू डे नहीं दिया जाता है, उनको मंथली बेसिस पे दिया जाता है। और सैलरी जिनको मिलता है वो मैनेजर टाइप के लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजर टाइप के, अगर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ग्रेटर देन मैनेजर है तो बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वेजेस ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसे कहा दिया जाता है ट्रेडिंग में, क्योंकि वेजेस जो है, लेबर जो है वो ट्रेडिंग, क्योंकि देखो लेबर कभी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मली काम नहीं करेगा। लेबर कैसा काम करेगा, स्टॉक को ढोने का, स्टॉक को कैरी करवाने का, अनलोड करने का, जो है लोड करने का, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस जो है, सैलरी किसको बिलोंग करता है, मैनेजर, अभी बताया, ठीक है। वेजेस किसको बिलोंग करता है, लेबर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ज्यादा लोग हैं, मतलब सैलरीड पर्सन ज्यादा है, क्योंकि मेरा काम वैसा है कि मैंने सैलरीड पर्सन ज्यादा रखा है कंपैरिजन टू जो है लेबर, ठीक है। तो ये फिर कहा जाएगा, क्योंकि सैलरी का अमाउंट ज्यादा है तो फिर मुझे पीएल में देना चाहिए। देखो ये तो नॉर्मली जो है रटवा दिया जाता है और उसके बेसिस पे लिखा जाता है, लेकिन लॉजिक ये है, ठीक है। तो हम लोग को अगर वेजेस सैलरी दिया तो ट्रेडिंग पे लिखोगे, और सैलरी वेजेस दिया तो पीएल में लिखना है। अच्छा, अब देखो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, अब इसका दो पार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा था, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसा एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में जाता है, तो हम लोगों ने क्या लेस किया, जो आइटम कहाँ आएगा, पीएल का जो आइटम है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। चलो इस पे थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका दो पार्ट होगा, एक है ऑपरेटिंग और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग।
अच्छा, ये लेकिन पीएल का ही आइटम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो दो तरीके का होता है। ऑपरेटिंग मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस एक्टिविटी, या ऑपरेशन भी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, ऑफिस रेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेटेड है। अच्छा, क्यों है वो बता रहे, पहले इधर वाला लिखेंगे तो समझ में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन, विथ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशंस के साथ ये एक्टिविटी जो भी लिखो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉ सूट, सेटलमेंट एक्सपेंस एटसेट्रा। देखो, डायरेक्टली रिलेटेड या नॉट डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है ऐसा कुछ खर्चा जो बिजनेस अगर एक्टिव है तो ही लगेगा, वो होता है ऑपरेटिंग। अगर बिजनेस एक्टिव नहीं है, सॉरी, ये बिजनेस एक्टिव होने पे ही लगेगा, ये दोनों सिचुएशन पे लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हम लोग का बिजनेस ही बंद हो गया, तो हम लोग अकाउंटेंट को जो सैलरी दे रहे थे, क्या वो देना जरूरी है? नहीं, ठीक है। अब बिजनेस ही नहीं है तो उनका काम भी तो खत्म, ठीक है, वो कहीं और काम करेंगे। अगर हम लोग जिस रेंटेड बिल्डिंग में जो है हमारा शॉप था, अगर हम लोग शॉप ही बंद कर रहे हैं, क्या हमें रेंट देना जरूरी है? नहीं, ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई एग्रीमेंट होता है 3 इयर्स का, वो सब तो अलग बात हो गया, ठीक है। वो तो देखो, अगर मान लो कि हम लोग आगे छोड़ दे रहे हैं, रेंट में नोटिस नहीं दिया, तब तो वो अपना जो पैसा है वो लेगा ही, लेकिन वो थोड़ी ना अनलिमिटेड पीरियड तक चलेगा। लेकिन मान लो बिजनेस करने के लिए लोन लिया था, अब बिजनेस नहीं कर रहे, तो क्या लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, जितने दिन का लोन था देना पड़ेगा। और अगर लोन क्लोज किया जा सकता है तो जाके बैंक में बात करना पड़ेगा, वो बात अलग हो गया। अब अगर हम लोग किसी एसेट को बेच रहे हैं, उसमें हमें लॉस हो रहा है, तो एसेट बेचना जो है वो बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि अगर हम ये बेच देते हैं तो क्या ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी? मेरा मेन काम क्या है? मेरा तो सर्विस वाला काम है, वैसे भी प्रोडक्ट वाला काम है नहीं, ठीक है। तो अगर हम ये बेचते, मान लो ये पुराना हो गया, ये बेच दिया, तो क्या ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? सर्विस, यानी कि टीचिंग, ठीक है। तो सर्विस में टीचिंग। अब ये देखो, लॉ सूट, सेटलमेंट एक्सपेंसेस, कोई केस चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मान लो बिजनेस बंद हो गया लेकिन केस अभी भी चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो तो हमें पे करते जाना ही पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस अगर कंटिन्यूएशन में है तो ही देना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस कंटिन्यूएशन में है तो देना पड़ेगा ही, और अगर नहीं रहा तो भी मे भी देना पड़ सकता है। जैसे अगर लोन का टर्म्स एंड ड्यूरेशंस अगर खत्म नहीं हुआ और इस बीच बिजनेस बंद हो गया, तब तो देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि भाई बिजनेस भी खत्म, लोन का टर्म भी खत्म, तब नहीं देना पड़ेगा, वो तो बात अलग हो गया। लेकिन ये ऐसा खर्चा है इधर वाला जो कि बिजनेस एक्टिविटी पे डिपेंड पूरा पूरी नहीं करता है, ठीक है। बिजनेस चले तो भी देना पड़ेगा, बिजनेस ना चले तो भी देना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग का दो पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का दो पार्ट होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया भी था, जैसे कि ऑफिस का रेंट आ गया, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हो अगर कुछ याद है तो। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट, एक तो मैंने बताया, और कुछ बता सकते हो तुम लोग?
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग सेल का काम करवाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल्स मैनेजर, सेल्स एजेंट, ये सेलिंग का पार्ट, डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं हुआ। जो मार्केटिंग लेके पढ़ाई लिखाई करते हैं वो तो ये सारे काम करते हैं। सेल्स मैनेजर हो सकते हैं कहीं पर, मार्केटिंग का जो काम होता है। सेल्स मैनेजर को दिया गया सैलरी, सेल्स एजेंट रखते हैं ना, एजेंट भी होता है। मैनेजर का पोस्ट थोड़ा ऊपर हो गया, एजेंट होगा, और क्या हो जाएगा, सेल्स स्टाफ। और एक होता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। ये नॉर्मली लोग पीएल में लिखते हैं, बट पता है कि नहीं मुझे नहीं पता क्यों पीएल में लिखते हैं, क्योंकि कैरेज इनवर्ड तो लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। अब नॉर्मली जो है ये तो याद कर लेते हो शायद तुम लोग कि कैरेज इनवर्ड जो है ट्रेडिंग में लिखना है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो पीएल में लिखना है। बट इसका लॉजिक क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है वही कैरी करके सामान को आउटवर्ड, मतलब बाहर भेजना है। तो बेसिकली ये डिलीवरी चार्जेस को यहाँ पर बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड। तो डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी डिलीवरी चार्जेस खुद ही बेयर करने वाला है या फिर कस्टमर से लेने वाला है, लेकिन है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। डिलीवरी करवाने का काम तो सेलिंग ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब सीधा सा बात इतना है कि ये सब बताने का कारण ये है कि ताकि तुम लोग को पास जब भी लिस्ट रहे तो ऐसा नहीं कि तुक्का लगाने शुरू कर दिए ट्रेडिंग इधर जाएगा, क्योंकि अब तो 11 में पढ़ते नहीं हो, ठीक है। और अगर मतलब सफर तो सिर्फ फाउंडेशन तक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फाउंडेशन का लेवल अलग होता है, इंटर का लेवल अलग होता है। वहां जाओगे तो पता चलेगा कि ये क्या है और वो क्या है, ठीक है। तो अब वहां भी जाके अगर ऐसे ढूंढते रहोगे कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा पीएल में, तब हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मैचिंग कंसेप्ट, वो बता देते हैं। मैचिंग कंसेप्ट नाम सुने होंगे, काफी सारा कंसेप्ट होता है अकाउंट्स में, जैसे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है, वैसे मैचिंग कंसेप्ट होता है। यहाँ जो जरूरी है हम उतना ही बता रहे हैं। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना जरूरी होता है। कॉस्ट should be matched with revenue, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब चलो मैंने लिख ही दिया, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने परचेस किया है, मैं एग्जांपल से समझा देते। परचेस किया है 100, ये सब थियोरेटिकली आता है इसलिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड में तो आने का चांसेस हाई है, क्योंकि वहां तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा। अब देखो तुम लोग क्या करना चाहते हो। 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, ठीक है। हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं, सेल किया है 80 यूनिट 15 रुपीज करके, तो कितना सेल वैल्यू आता है 1200, ठीक है। अच्छा अब कितना प्रॉफिट हुआ, अगर कोई ऐसा कर रहा है कि भाई मैंने बेचा 1200 में और खरीदा था, क्या ये सही बन गया? हम्म, क्या गलत क्या है? 80 बचा कि कुछ और बचा? 20। तो हम 100 चीजों का कॉस्ट को 80 चीजों के सेल प्राइस के साथ कभी कंपेयर कर सकते? पहला बात है प्रॉफिट ऐसे ही बताओ तो कितना है, 10 का चीज 15 में बेचा, 80 आइटम बेचा, तो प्रॉफिट कितना है? पहले तो दिमाग वहां पर क्लिक होना चाहिए। एक एक में 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, 10 और ये 15, 15 तो 5 कितना बोलो, 400। 18 टू 5, हाँ 400 होता है। तो प्रॉफिट यहाँ तो 200 लिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना है? तो ये क्यों ऐसा हुआ, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? क्या गलत गलत लिखा है मैंने ये क्या है, रेवेन्यू, और ये क्या है, कॉस्ट, जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही ये स्टॉक। तो ये रेवेन्यू के साथ हमें क्या करना है, कॉस्ट को मैच करना है। मतलब कैसे मैच करोगे, अगर 80 यूनिट या 80 आइटम 80 प्रोडक्ट का सेल प्राइस निकाल रहे हो, तो 80 प्रोडक्ट पे ही तो कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तब ना आएगा तुम लोग का आंसर 40। बोलो इस तरीके से लिख के कैसे 400 लाओगे?
सेल्स किया है, अभी तो मैंने बता दिया, ये लाइन तो वही बोल रहा है, कॉस्ट को मैच करना है रेवेन्यू के साथ। तो रेवेन्यू कितने सारे नंबर ऑफ यूनिट आइटम जो भी बोलो, कितने सारे आइटम पे है, तो फिर मुझे तो 80 आइटम का ही तो कॉस्ट निकालेंगे। मेरे पास 100 चीज था, लेकिन मैंने अगर 80 बेचा तो 80 कितने में खरीदा, उसके ऊपर ना मेरा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। तो 80 कितने में खरीदा, तब ना आएगा 400। तो इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेवेन्यू के साथ मैच नहीं करेंगे तो इसी बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बना हुआ है। कॉस्ट को हम लोग रेवेन्यू के साथ मैच करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। अगर उधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, जैसे मेरा एसी वाला एग्जांपल अगर याद है, ओपनिंग स्टॉक था एक, एक हम लोगों ने एसी खरीदा और एक बेचा, लेकिन हम लोगों ने ये भी तो दिखाया एक पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कितने सारे एसी का दिख रहा था, 2 एसी का, एक पुराना वाला और एक नया वाला, और बेचा कितना, एक। तो अगर इधर 2 एसी दिख रहा है और इधर एक एसी बेचा, तो मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो मुझे तो एक एसी का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन इधर कितना सारा एसी दिख रहा है, 2 एसी। अब इसको एक एसी करने के लिए इधर दिखाएंगे जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तब ऑटोमेटिकली जाके ये बैलेंस होता है। और ये जो कंसेप्ट है इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखने का, वो मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ही बनाया गया। ठीक है, अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट का क्या क्या मतलब होता है लिख लो, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, पहला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई भी एग्जांपल पे अप्लाई करके देखो, जैसे इस पे देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कौन सा है, 1200, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 800, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 400 का ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जिनका कॉस्टिंग है उनको तो पता ही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या लिखा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, ये जो लैंग्वेज है ये पढ़ के ही देखो, वो गुड्स जो बेच दिया उसका कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा, 80 यूनिट, आउट ऑफ कितना यूनिट, 80 यूनिट बेचा, 100। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मतलब अगर पहले से मेरे पास कोई स्टॉक है प्लस परचेज। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या होता है बोलो तो, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। मेरे पास पहले एक एसी था, मैंने एक एसी और खरीदा, तो मेरे पास टोटल बेचने लायक कितना सारा एसी हो गया, 2। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मिला के क्या होता है, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब 2 में से अगर हम लोगों ने एक नहीं बेचा जो क्लोजिंग स्टॉक में था, तो कितना बेचा, एक, वही होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से, बट फॉर्मूला सारा लॉजिकल है, अगर लॉजिक के साथ याद करोगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया सेल्स। अब इस पे भी ट्राई करके देख सकते हो, इस पे कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो वो 0 हो गया। परचेज कितना किया, 100 यूनिट। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, 20। क्लोजिंग स्टॉक में 20 रहेगा, तो बेचा कितना, 100 माइनस 20 कर दो, यूनिट के हिसाब से कितना बेचा, 80। तो वही तो आंसर है ना, वही तो आंसर है। कोई भी फॉर्मूले, कोई भी एग्जाम्पल में लगाओ, तुम लोग खुद भी एग्जाम्पल बना के करके देख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसको और एक चीज भी लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, इसको और एक लाइन लिखो, ये हो जाता है सेल्स माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, इसको हम लोग एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना। अब देखते हैं क्या समझा तुम लोगों ने। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ मेसर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ। इसमें से बोल सकते हो कौन सा परचेज है कौन सा सेल्स है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड सॉरी ट्रायल बैलेंस के हिसाब से परचेज कौन सा है, 12 लाख की 10 लाख, 12 लाख। परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जो लिखा हुआ रहता है वो एक्सपेंस होता है या फिर एसेट होता है, क्रेडिट साइड में जो भी लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, इनकम और लायबिलिटी होता है। तो परचेस कौन सा है, ये, और ये है
सेल्स, डेटर क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस ये वाला, इनकम ये वाला, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और ये कैपिटल, दोनों साइड टैलीड है। टैलीड ही होता है, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है, या तो जर्नल में, लेजर में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशंस में क्रेडिटर का बैलेंस 1 अप्रैल 2021 में है 3 लाख का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। हमें दो चीज निकालने बोला, एक बोला है सीओजीएस निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा बोला है क्रेडिटर को कितना पे कर किया है वो निकाल के दिखाओ। तो बताओ क्या होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी तो सिखाया, कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी सिखाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रटने का क्या जरूरत है, अभी तो मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो स्टॉक बेचा, आप कौन सा बेच सकते हो, जो खुद के दुकान में, खुद के दुकान में कहाँ से स्टॉक आता है, या तो पहले कोई स्टॉक नहीं बिका वो रह गया है और हम लोगों ने खरीदा है, तो क्या होता है, पहले कोई नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, प्लस क्या हो जाएगा परचेज, और जो रह गया उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और क्या, इतना सही चीज है। नो ना, कितना, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर है बोलो तो, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक होता है, नहीं होता है, बाहर होता है। अब ये अंदर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्या है बोलिए, ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा वो तो ठीक है, लेकिन हाँ बात सही है, हमें यहाँ ट्रेडिंग तो बनाने नहीं बोला है। फिर इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली होगा क्या, इसका लॉजिक क्या है कि अगर ये इसके अंदर है तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं आता है, मतलब ऑलरेडी ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है इसीलिए नहीं आता है, ठीक है। मतलब एडजस्टेड है इन द सेंस, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लिख के क्या एडजस्ट करते हैं कि मैंने कितना सारा स्टॉक बेचा, अभी तो बताया 2 एसी था, एक रह गया, तो कितना बेचा, एक बेचा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर ही दिया हुआ है मतलब इसका कैलकुलेशन हो चुका है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो रहता है वो हो गया कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो ट्रांजेक्शन कंटिन्यूएशन रहा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन रहा है बोल के बिजनेस थोड़ी ना बंद हो जाता है, उनका तो बिजनेस में सेल परचेस क्या होता है, वो तो कंटिन्यूएशन में चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये तो बंद नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है, मतलब दिखाते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 1 कैसे होगा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुम लोग लिखो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो तो लिखना ही है, ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वैसे करके ही ना निकलेगा, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ट्रायल बैलेंस में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, ठीक है। और परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। परचेज मेरा 10 लाख है तो अब तुम लोग 10 लाख लिखोगे और यहां से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, वो गलत होता है। क्यों, वो कब माइनस करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो क्या वो परचेज में काउंट नहीं हुआ होगा, परचेज में तो काउंट होता ही है, परचेज के अंदर ही तो क्लोजिंग स्टॉक 2 एसी, उसमें से ही तो एक एसी क्या हो गया, सेल, और एक एसी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही काउंट हो चुका है, तो एक्चुअली मेरा ये परचेस एडजस्टेड परचेस है, एडजस्टेड परचेस है मतलब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। तो परचेज ये हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये जो 10 लाख है ना, ये परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिला के कितना है, 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा सीओजीएस फिर 12 लाख, ठीक है। और अगर तुम लोग इसमें ऐसा करना चाहते हो तो भी होगा, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख लिख दिया, अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हो तुम लोग 3 लाख, तो फिर परचेज कितना लिखोगे बोलो तो 13 लाख,
क्योंकि तब ना उसमें इंक्लूड होगा। ओपनिंग स्टॉक तो मेरा 2 लाख ही रहेगा। अब अगर हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना था, 3 लाख था, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 3 लाख। अगर हम ये लिख रहे हैं मतलब हम परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना चाह रहे हैं, तो फिर परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने का मतलब परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो ये कितना होना चाहिए, 13 लाख। या तो ऐसे करना पड़ेगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है मतलब परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब ये बड़े क्वेश्चन में भी दे सकता है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में देता भी है, ठीक है, कि इसमें समझना है, ये एडजस्टेड परचेज कहलाता है। अच्छा, अब इसमें बोला है क्रेडिटर को कितना पे करोगे, तो क्रेडिटर का क्या बनाओगे, लेजर बनाओ। क्रेडिटर का तो पता चल जाएगा क्रेडिटर को कितना पे करना। तो क्रेडिटर का बैलेंस देखो, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 3 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी इधर ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर का और भी कुछ दिया हुआ, ये देखो ये क्लोजिंग है, क्यों, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 है, तो ये क्लोजिंग है। ये 1 अप्रैल 21 है, तो ये ओपनिंग है। क्रेडिटर इसमें से 4 लाख है, तो इधर आ जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर 4 लाख, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर का एंट्री, क्रेडिटर कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज होता है, बोलो क्रेडिटर का फर्स्ट एंट्री कब होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अचानक से क्रेडिटर का एंट्री कब आता है। अगर हम लोग कुछ क्रेडिट में परचेस करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, क्रेडिट परचेस का एंट्री, परचेस टू क्रेडिटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई परचेस। परचेस का वैल्यू कितना है, अभी सिखाया, कितना लिखोगे, 13 लाख। 10 लाख नहीं लिखना है, 10 लाख तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, देखो मैंने ब्रैकेट डाल रखा है। परचेज कितना है, 13 लाख, ठीक है। कैसे, 10 लाख प्लस 3 लाख, ये है मेरा परचेज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्रेडिटर को पहले से मेरा 3 लाख बाकी था और मैंने 13 लाख का सामान खरीदा, तो मुझे क्रेडिटर को एक्चुअली देना कितना चाहिए, 16 लाख, लेकिन मेरा बाकी कितना दिख रहा है, ओनली 4 लाख दिख रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जरूर कुछ पे कर दिया होगा, कितना पे किया होगा, 12 लाख। और इसका एंट्री होता है टू कैश या बैंक, जो लिखोगे वही, टू कैश या बैंक, इस तरीके से। यहाँ पर देखो बोला है, ये एक जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नॉट लाइक ट्रायल बैलेंस, बोल रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर। तो सब जर्नल एंट्री बता देंगे, वो तो सिंपल होता है, जर्नल एंट्री नॉर्मली बहुत ही कम आता है, ठीक है, फिर भी हम बता देंगे। ये इसमें ट्रेडिंग बनाना है, तो ट्रेडिंग बना के दिखाओ कैसे होगा। तो बोलो ओपनिंग इन्वेंट्री किधर आएगा, टू ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने होंगे। हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहे हैं, तुम लोग जिन लोगों को लिखना जरूरी है उनको पूरा लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके। टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, परचेज, परचेज कहाँ लिखेंगे, इधर। तो जो भी डेबिट आइटम है इधर लिखेंगे, 6,72,000। ये तो सिंपल है, सब दे रखा है, देख देख के लिखना है। कैरेज इनवर्ट किधर जाएगा, इधर, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ट है हम लोग का 30,000, वेजेस 50,000, वेजेस 50,000, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस, तो अलग अलग नाम देख सकते हो, कैरेज इनवर्ट, वेजेस। सेल्स 11 लाख, तो इधर आएगा, इधर इसीलिए आता है क्योंकि ये स्टॉक के आउटफ्लो को बताता है, तो आउटफ्लो हुआ तो फिर ये ट्रेडिंग तो हम लोग का रियल अकाउंट जैसा ना, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ट, तो ये क्या करना चाहिए,
रिटर्न इनवर्ट का मतलब कौन सा रिटर्न होता है? दो तरीके का ही रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट मतलब, रिटर्न इनवर्ट का मतलब सेल्स रिटर्न, हमारे पास रिटर्न वापस आए, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न इनवर्ट। ठीक है, कितना है? 1 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख, तो माइनस करने से आ जाएगा 10 लाख। परचेज रिटर्न का मैंने जगह नहीं रखा, अच्छा ठीक है बना लेते हैं। ये वाला है 72,000 रिटर्न आउटवर्ड। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, परचेज को काट के नीचे लिख सकते हो जाएगा। मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, हम हटा के लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोग परचेज को काट के पूरा नीचे कर दो अगर जगह नहीं है लिखने का। मतलब रिटर्न लेस करना पड़ेगा ना फॉर्मेट के हिसाब से। पहले हम लोग जो है 2 बाई करके लिखते थे, बट अभी वो नहीं चलता है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 लाख। परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड 6,72,000 और इधर 72, 6 लाख हो जाएगा। नेट परचेज बोलते हैं इसे, नेट परचेज, नेट सेल्स। अब बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये इधर आएगा बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक को अभी इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक लिखोगे तो सोल प्रोप्राइटर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 लाख कंपनी अकाउंट्स होता है, तो इन्वेंट्री मैंडेटरी है। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि वही तो निकालते हैं हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। 12 लाख, मुझे पता नहीं इधर ज्यादा है कि नहीं, मैंने लिख तो दिया, देखते हैं शायद प्रॉफिट ही होगा। तो ये हो गया 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10,50,000 माइनस होगा, तो 10,50,000 मतलब 1,50,000, 1,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 1,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये बन गया। अब हमें बोला है कि क्लोजिंग एंट्रीज बताओ। ठीक है, अब ये क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि ये तो देखो ईयर एंड हो रहा है, तो हम लोग तो सभी खर्चे को क्या कर रहे हैं? क्लोज ही ना कर रहे हैं। अब एंट्री क्या हुआ? रीड करो, एंट्री क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, उसी को लिखने बोला है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए, आ सकता है, एक दो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, एक बार आया हुआ भी है। तो देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंट्री क्या क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड का क्या एंट्री होगा ये बताओ? रिटर्न आउटवर्ड वाला एंट्री क्या होगा वो बताओ, बाकी तो फिर भी बता सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री होता क्या है? परचेस से लेस क्यों करते हैं? क्योंकि परचेस कम होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस डेबिट होता है, परचेस कम होगा तभी तो क्रेडिट होगा। ये सब पूछेगा ही पूछेगा। सेल्स जो है, सेल्स रिटर्न, इसका बताओ फिर क्या होगा? सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, इसका एंट्री क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा कि क्रेडिट, पहले ये बताओ। सेल्स क्या होगा? उसका ऑपोजिट रिटर्न इनवर्ट होगा। सेल्स अगर कम हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट है, सेल्स कम होगा तो सेल्स क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ट 1 लाख। अच्छा, फिर और सेल्स टू ट्रेडिंग, इधर वाला और लिख लेते हैं, सेल्स टू ट्रेडिंग, इसका अमाउंट बताओ कितना होगा? सेल्स टू ट्रेडिंग का कितना लिखना चाहिए? 11 लाख कि 10 लाख? 10 लाख लिखेंगे, जब रिटर्न का एंट्री कर दिए हैं तो सेल तो नेट सेल का ही दिखेगा ना। इधर 11 लाख दिखाएंगे तो फिर रिटर्न इनवर्ट तो फिर गलत आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख, तभी ना ये पता चलेगा कि ये रिटर्न इनवर्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? और ये देखो इधर वाला सभी कंप्लीट हो गया, क्रेडिट वाला, सेल्स रिटर्न इनवर्ट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अच्छा और क्या एंट्री हो जाएगा? अब ये इधर वाले में आ जाओ, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख।
अच्छा, और क्या आएगा? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ एक लाइन बाय लाइन और भी लिख सकते हो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, सब एक साथ लिख दो तो भी होगा, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक लिखा, उसके बाद लिखो टू परचेज, परचेज कितने का लिखना पड़ेगा? 6 लाख ऑब्वियसली नेट होने के बाद। कैरेज इनवर्ड कितने का लिखेंगे? 30,000, मैंने के लिख दिया, ठीक है। वेजेस कितने का होगा? 50,000। अब टोटल लगाओ ट्रेडिंग में, फिर कितना लिखेंगे? 6 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख, 7 लाख 80,000, 7.8 लिख दिया, ठीक है, 7 लाख 80,000। अच्छा, और क्या एंट्री होगा? ट्रेडिंग टू, और भी बचा है, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट 1.5, मतलब 1,50,000। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएल में, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? जीपी अगर ट्रांसफर, जीपी रिकॉर्ड कैसे हुआ? क्रेडिट, तो ट्रांसफर होगा तो जीपी टू क्या होगा? पीएल, ठीक है, तभी तो पीएल से वो पैसा पे करेंगे ना बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो कभी अगर पूछ ले कि क्लोजिंग एंट्री बताओ, तो क्लोजिंग एंट्री इस तरीके से होता है, क्लोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो सभी खर्चे को हम लोग क्लोज ही करते हैं ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में क्लोज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में। तो जो लेजर बनाते हैं उसी का जर्नल बना के दिखाना है, अगर पूछ लिया तो, ठीक है। और जर्नल प्रॉपर क्यों होता है? क्योंकि जिन्होंने सब्सिडियरी बुक्स कभी किया है, अगर मेरे पास किया है या कहीं भी किया है, सब्सिडियरी बुक्स में जो बुक्स है उसमें एक होता है जर्नल प्रॉपर, जो किसी और बुक्स में नहीं आता है, वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जैसे कि सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल का जो है डेटा लिखा जाता है, वो भी वही गुड्स जो मर्चेंडाइज गुड्स है, ठीक है। तो ये तो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मेरे पास जब होगा तब बोल देंगे। अब यहाँ बोला है पीएल बनाने के लिए, ठीक है, पीएल बनाने के लिए बोला है, और नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज यहाँ भी बनाने के लिए बोला है, मतलब वही पीएल का ही एंट्री करना है। तो पहले पीएल बना के बताओ कि इसमें पीएल का आंसर यानी नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। तो यहाँ पीएल बनाने बोला है, ठीक है। पूछ लेते हैं तुम लोगों से एक एक चीज, कहाँ जाए ग्रॉस प्रॉफिट, कहाँ जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, सैलरी 1,10,000, डेबिट में जाएगा। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट वाला किधर जाएगा? डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट में इनकम, तो इनकम इधर जाएगा, ठीक है। वैल्यू है हम लोग का 18,000, डेबिट वाला 19,000। डिस्काउंट डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड है। बैड डेट 17,000 इधर, बैड डेट, बैड डेट हो जाएगा यहाँ पर 17,000। डेप्रिसिएशन 65,000, डेप्रिसिएशन 65,000। लीगल चार्जेस 25,000, लीगल चार्जेस 25,000। अच्छा, और क्या है? कंसल्टेंसी फीस 32,000, टू कंसल्टेंसी फीस 32,000। ऑडिट फीस 1,000। इलेक्ट्रिसिटी 17,000। तुम लोग कम से कम ऐड करो, लिख नहीं रहे हो, पूछ लेंगे आंसर। टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12,000। ऐड करो, मुझे आंसर मिल जाएगा जल्दी। और स्टेशनरी 27,000, स्टेशनरी 27,000। और
लास्ट था इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 70,000 था शायद, ठीक है, इंटरेस्ट 70,000। हाँ बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ऐड कर। 4,38,000 ये तो हम ओरली कर लेंगे, और बाकी इधर का बताओ। $395। 19, 17 प्लस 65 और 25, 60, 20, 80, 90। 395, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 395 तो नहीं है, 43 आंसर। 33,000, 17, 12, 27, 70, 395 आंसर तो बताओ। 395 तो तुम लोग टोटल बता रहे हो, तो नेट प्रॉफिट पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता कितना आ रहा है टोटल करके। 43, हाँ वो बताओ। अब मुझे लग रहा है नेट प्रॉफिट बता रहे हो 3,95,000, उतना नहीं आएगा क्योंकि ये तो 4,38,000 है, इतना सारा खर्चा है, तो 43,000 ये होता है आंसर, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी हमें क्लोजिंग एंट्री करने बोला है, तो इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा बताओ। अभी सिखाया ट्रेडिंग का क्लोजिंग एंट्री कैसे लिखना है, तो ये पीएल का लिखोगे तो कैसे लिखोगे क्लोजिंग एंट्री, ये तो और भी आसान है। पीएल टू salary to discount to bad debt to depreciation to legal charges to consultancy fees to audit fees to electricity to telephone postage telegram शायद to stationery to interest, ठीक है। अब ये सब ऐड हो जाएगा पीएल में डेबिट, और ये बाई वाला क्या लिखोगे, डिस्काउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है। और एक बार लिखना पड़ेगा पीएल टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल, क्योंकि ऐड कौन से अकाउंट में होता है, बैलेंस शीट तो कोई अकाउंट नहीं है ना, हमें तो ले मतलब अकाउंट का नाम लिखना है, एंट्री करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पीएल टू, लास्ट वाला लिखवा देते हैं अगर याद नहीं रहा तो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल होगा, बैलेंस शीट लिखने से गलत हो जाएगा, जो कि 43,000 है। बाकी तो आसान है, आराम से लिख सकते हो। बाकी क्या है, ये पीएल टू सैलरी, ये सब एक ही साथ लिखना है, एक एक करके लिखने का जरूरत भी नहीं है। पीएल टू सैलरी टू डिस्काउंट ऐसे करके टोटल करोगे। अब तुम लोग का जितना आया था 3,95,000, तो पहला पीएल डेबिट 3,95,000 से ही होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल 18,000 से होगा। उसके बाद हम लोग का ये जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करोगे, पीएल टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ठीक है। ये लास्ट वाला एंट्री है, लेकिन इसके आगे भी होगा, ये कोई एक एंट्री होगा नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला है। यहाँ पर 4th नंबर बोल रहा है, यहाँ दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000, ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख, बैड डेट्स टोटल 1 लाख, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट ए प्रोविजन टू equal to 5% of the trade receivable balance. So how would you compute the amount debited to profit and loss? अच्छा तो काफी सारा चीज बोला है कि ये बताओ कि पीएल में कितने अमाउंट को डेबिट करोगे, तो ये किस चीज पे है, ट्रांजैक्शंस बोल रहा है, बैड डेप्ट पे है, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब, प्रोविजंस का मतलब होता है कि वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा सोच के उसके लिए हम लोगों ने कुछ अमाउंट जो है प्रॉफिट से हटा के रखा हुआ है, ठीक है, उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो डेटर तो डाउटफुल हो ही सकता है ना, सभी डेटर पैसा नहीं देता, ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस में 100% जो है डेटर पैसा दे दिया, वो उनके केस में होगा जिनका सिर्फ कैश बिजनेस है, ठीक है। क्रेडिट में तो ऐसा नहीं होगा, बिना क्रेडिट के क्या कभी डेटर बन सकता है, कभी नहीं, क्योंकि अगर कैश में करोगे तो क्या डेटर जनरेट होता है, कैश सेल में क्या जनरेट होता है, कैश टू सेल्स, वहां कोई डेटर का बात ही नहीं आता है। तो बोल रहा है कि प्रोविजन कर रखा है 1 अप्रैल को, इसका मतलब क्या हो गया कि इनको डाउट है कि इनको 40,000 रुपीज शायद डेटर से ना मिले। अब ये एक भी डेटर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब
डेटर, ठीक है। आज के डेट पे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो है वो डेटर होता है। ट्रेड रिसीवेबल जो है 31 मार्च 2021 में कितना दिख रहा है? 15 लाख। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाए तुम लोग को, थोड़ा ईयर डेट समझना जरूरी है। देखो 1 अप्रैल 2021 में पीबीडीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, वो कितना है? 40,000। और ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2021, अच्छा 31 मार्च 2021 किधर होगा? मैंने तो गलत साइड लिखा है। कौन सा 31 मार्च 2021 होगा? इसके जस्ट एक दिन पहले वाला डेट होगा 31 मार्च 2021। इस दिन डेटर कितना दिख रहा था? 15 लैक्स। बैड डेट टोटल 1 लाख। बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या फर्क है बोलो? पीबीडीडी करवाए तुम लोग का तो है अलग से, इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं। नाम से तो पता चलेगा। बैड डेट का मतलब जो डेटर कंफर्म बैड डेट हो गया, अगर मुझे पता चल गया कि ये इंसान मुझे और कभी पैसा नहीं देगा, ठीक है। एक होता है डाउट कि लग रहा है नहीं देगा, एक होता है कि नहीं, मतलब कंफर्म हो गया कि नहीं देगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट कितना है? 1 लाख, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट एंड क्रिएट प्रोविजन इक्वल टू 5%। तो प्रोविजन क्रिएट करना एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये लोग हर बार प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रीवियसली इनका क्रिएटेड प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 40,000। और इस बार कितना क्रिएट करना है? 5%। अब किस पे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली डेटर पे, क्योंकि मुझे अगर डाउट है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए में 5 रुपए मुझे नहीं मिलेगा, तो कितना मिल सकता है? 90। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा 95 ही मिलेगा, ये प्रोविजन है। अब देखो मुझे ये लग रहा है कि मैंने किसी को 100 रुपए का चीज बेचा था, वो मुझे 5 रुपए नहीं देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये 5 रुपए से कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने सोचा था मुझे 95 मिलेगा, लेकिन मुझे मिला 96, मतलब 4 रुपए नहीं मिला, तो मेरा प्रोविजन जो मैंने बनाए तो उसमें पैसा रह जाएगा 1 रुपया। और अगर मान लो ये 5 की जगह 7 हो गया, ठीक है, ये 5 के यहाँ पर मान लो ये 7 हो गया, तो फिर यहाँ पर कितना हुआ? मुझे 93 रिकवरी हुआ। तो मेरा प्रोविजंस मैंने जो किया था वो कम पड़ गया। कितने से कम पड़ गया? 2 रुपीज से। तो कहां से ड्रॉ करेंगे? प्रॉफिट से, क्योंकि प्रोविजन प्रॉफिट से क्रिएट होता है। या हम लोग को वही पूछा है कि पीएल में कितना दिखेगा, तो क्या अकाउंट बनाने से पीएल का अमाउंट निकल के आएगा? बता सकते हो? ये बता सकते हो क्या हम बनाए यहाँ, क्या प्रिपेयर करें ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे पीएल में कितना दिखाना है? बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। तुम लोग का तो पूरा इंडिविजुअली एक चैप्टर था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो ये क्या है? अभी मैंने बोला ये क्या है? प्रॉफिट, इनकम, लॉस, लाइबिलिटी, एसेट क्या है? प्रोविजन क्रिएट करना क्या है? मुझे लग रहा है मुझे कोई पैसा नहीं देगा, उसके लिए हम प्रॉफिट से पैसा हटा के रख रहे हैं, तो ये मेरा क्या है? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, लाइबिलिटी क्या है? एक्सपेंस तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये खर्चा नहीं है। मुझे लग रहा है मेरा ये पैसा बर्बाद हो सकता है, तो हम पहले से ही अपना जो है प्रिकॉशन रख रहे हैं कि हाँ भाई मेरा ये 5 रुपए बर्बाद हो सकता है, तो हम प्रॉफिट से हटा के रख रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी होता है। प्रोविजंस वर्ड ही लाइबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो प्रोविजंस हम लोग कंपनी अकाउंट्स में ऑलरेडी जो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हम लोगों ने? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वहां पर भी तो जो फंड बनता है वो भी तो वही है, सेम कैटेगरी का है। ये भी फंड ही बन रहा है एक तरीके का। तो प्रोविजंस पहले से है 40,000, क्योंकि वो ओपनिंग है, तो ये बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 40,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है बैड डेप्ट हो गया है कितना? 1 लाख। तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा बोलो? बैड डेप्ट कहाँ दिखाते हैं? पीएल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं बैड डेप्ट को, ऐसे दिखाएंगे। देखो बैड डेप्ट, अच्छा हाँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है, तो बैड डेप्ट में जो लॉस होगा वो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? प्रोविजन अकाउंट से। वो तो बना के रखा ही है इसीलिए कि मेरा अगर किसी तरीके का लॉस हुआ तो वहां से पैसे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मेरा बैड डेप्ट कितना हुआ? 1 लाख। अब बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा? जब बैड डेप्ट होता है तो एंट्री क्या होता है? डेटर टू, पहले तो होता है डेटर टू सेल, पहले बेच दिया क्रेडिट में,
अब अगर पैसा नहीं मिला तो क्या एंट्री होगा? बैड डेट टू डेटर। और अगर प्रोविजन बना रखा है, मतलब पहले से ही हम लोगों ने एक फंड बना रखा है कि मेरा अगर ये लॉस हुआ तो हम वहां से रिकवर करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगा इसके बदले? बैड डेट नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, प्रोविजंस क्रिएट कर रखा है तो प्रोविजन का यूज करेंगे, तो प्रोविजंस बना था तब क्रेडिट हुआ था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू क्या हो जाएगा? बैड डेट। इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। प्रोविजन मतलब ये मान लो 100 रुपए का सेल किया था, जिसमें से मेरा बैड डेट हो गया मान लो पूरे 100 रुपए का ही हो गया। अब मान लो मेरा प्रोविजंस का जो जगह था वहां मैंने 150 रुपए का प्रोविजन बना रखा था, ठीक है, तो अब यहाँ से हम आराम से 100 रुपए ले सकते हैं ना मेरे बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर बना रखा था 70 रुपीज का, तो हम कितना ले सकते हैं? 70 रुपीज ही लेंगे, बाकी पीएल से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का बैड डेट कितना हुआ है? 1 लाख। तो यहाँ पर लिखो ये वाला एंट्री, प्रोविजन टू बैड डेट, तो क्या हो जाएगा? टू बैड डेट कितना लिखेंगे? 1 लाख, ठीक है। बता रहे क्यों 1 लाख लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लाख लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास प्रोविजन के डब्बे में कितना पैसा है? 40,000। तो हम कितना यहाँ से राइट ऑफ करवा सकते हैं? 40,000। तो बाकी कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? तो पीएल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो बाई पीएल बोल के कितना आ जाएगा? यहाँ ब्रैकेट में लिखो कितना आ जाएगा? 60,000, ठीक है। ये ब्रैकेट में इधर लिखो, क्यों हम बता रहे हैं। ये हो गया, मतलब मैंने अंदाजा लगाया था कि 40,000 का प्रोविजन कर रखेंगे तो काम हो जाएगा, बट लॉस मेरा उससे ज्यादा का हुआ है, ठीक है। तो फिर पीएल से ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने अभी तुम लोग को 2 रुपए 5 रुपए का एग्जाम्पल दिखा। अब न्यू प्रोविजन इनका जो क्रिएट करने का परसेंटेज है वो 5% है, तो क्रिएट करते हैं। नया प्रोविजन क्रिएट होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है 5%। 5% किस पे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली डेटर पे, ठीक है। अब डेटर कितना है ये सोचो, तो पहले डेटर कितना था? 15 लाख, ठीक है। पहले डेटर हम लोग का कितना था? 15 लाख। अब उसमें से हम लोग का कितना बैड डेट हो गया? 1 लाख। तो बचा कितना? 14 लाख। तो उस पे बनाओगे, ठीक है। ये देखो 15 लाख का मेरा पहले से डेटर था, उसमें से 1 लाख का कंफर्म है कि बैड डेट हो गया, तो कितने का डेटर बना? 14 लाख। तो 14 लाख का 5% देखो कितना होता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग 70,000। अब प्रोविजन कहां से बनता है? पीएल से, प्रॉफिट से। तो और पीएल से कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 70,000। तो टोटल पीएल से कितना ड्रॉ हो जाएगा? 60 और 70 130 होता है, ठीक है। तो टोटल करने से कितना आ जाएगा? 1,70,000, ठीक है। तो ये अकाउंट के फॉर्म में बता दिए। बाकी कंसेप्ट ये हुआ कि मेरे पास प्रोविजंस में 40,000 पड़ा हुआ था, मुझे लगा था कि मेरा 40,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन मेरा एक्चुअली लॉस हुआ 1 लाख। तो प्रोविजंस जो था वो तो पूरा यूज हुआ ही हुआ, लेकिन मेरा शॉर्टफॉल हुआ। तो अब कहां से पैसा लेंगे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से कितना निकाला? 60,000। और अभी हम लोगों का जो रूल्स है बिजनेस का, उसके हिसाब से हम लोग हर बार 5% प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन किस पे क्रिएट होगा? डेटर पे। तो ये डेट जो है ना, ये थोड़ा सा गलत है, ये 2 होना चाहिए, तब जाके सही होगा आंसर। क्योंकि अगर ये ईयर एंड वाला डेटा नहीं, बिगिनिंग वाले डेटर पे तो प्रोविजन क्रिएटेड है, ये वाला जो है डेट ठीक कर लो, बताते हैं क्यों, अगर नहीं समझ में आया तो। ये 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि अगर मेरा यहाँ का डेटर है, सोचो मेरा बिगिनिंग का डेटर अगर 15 लाख है, तो बिगिनिंग के डेटर पे थोड़ी ना हम नया वाला प्रोविजन बनाएंगे, नया वाला प्रोविजन तो नए डेटर पे होता है। तो ये डेट गलत है, ठीक है। तो ये डेट कितना होगा? ईयर एंड वाला। तो अगर मेरे पास 15 लाख का डेटर ये बता रहा है, अब इसमें बैड डेट एडजस्टेड नहीं है, क्यों नहीं है? अगर एडजस्टेड होता तो हमें क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा कि एडजस्टेड है। तो 15 लाख में से 1 लाख मेरा कंफर्म मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी बचा 14 लाख, उसमें मेरा डाउट है कि मुझे कितना नहीं मिलेगा? 5%। तो उतने का हम क्या बना लेंगे? प्रोविजंस। तो इनके बिजनेस का रूल्स है, तो 70,000 का प्रोविजन बना लिया। ये तो मैंने सिखाने के लिए तुम लोग को यहाँ पीएल इस तरीके से अलग अलग दिखाए। बाकी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये एंट्री डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, फिर ये लिख देते हैं और इसको बैलेंस करके निकाल लेते हैं। बैलेंस करोगे तो 1,30,000 आ जाएगा। अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहोगे तो फिर डायरेक्टली इधर ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी लॉजिक ये हो गया, तो मैंने तो एक बार समझा दिया लॉजिकली कि कैसे करके होता है। अब ये जो है हमें छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेनली क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन के अंदर।
अब ये इलास्ट्रेशन 5 देखो, यहाँ पर हमें बोला है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री फॉर द अबोव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल। चलो क्लोजिंग एंट्री तो हम लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। ये जो दिया हुआ है इससे तुम लोग बनाओ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तीनों बनाओ, ठीक है। तो छोटा सा जो है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5, यहाँ ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बोला नहीं है, बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बना लेते हैं क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला। तो ट्रेडिंग पीएल इतना जगह रखें, ये पूरा ही रख लेते हैं क्योंकि कम हो जाए। तो बैलेंस शीट तो तुम लोग को पूरा लिखना चाहिए, बैलेंस शीट एज ऑन ऐसे करके, ठीक है, जो रूल्स होता है। बाकी हम यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल ऐसे लिखें। अब हम तुम लोगों से पूछ लेते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है। बोलो कैपिटल किधर लिखना है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखना है। 10 लाख। इनर कॉलम में हमेशा लिखो कैपिटल को, क्योंकि उसमें कुछ हो ना हो एटलीस्ट प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट जरूर होता है, तो उसको इनर कॉलम में लिखो। इन्वेंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये किधर लिखना है? टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। कैश इन हैंड कहाँ लिखोगे? 1,44,000। हाँ, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। ये एंड के साइड लिखना है क्योंकि नॉर्मली हम लोग बैलेंस शीट लिक्विडिटी फॉर्मेट में बनाते हैं। लिक्विडिटी फॉर्मेट का मतलब जो सबसे सॉलिड आइटम है, जो सॉलिड आइटम इन द सेंस ऐसा नहीं कि ये सॉलिड, ऐसा नहीं है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो सॉलिड आइटम है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या है मतलब कॉमर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड जो है वो कैश होता है, ठीक है। कैश को हम लोग किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कैश से ही बना है, ठीक है। तो वो लिक्विड हुआ ना, क्योंकि पानी को जैसे रखोगे वो वैसा, ये बॉटल में ऐसा दिखेगा, ग्लास में वैसा दिखेगा, फिजिक्स में पढ़े होगे, ठीक है। कैश का है ना, ये तो कैश ही तो है, बिना पैसे के ये आएगा। पेन सभी तो कैश है, इसीलिए उसको लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कैश इन हैंड 1,44,000 तो लिक्विडिटी फॉर्मेट में बनता है नॉर्मली, और एक फॉर्मेट भी होता है लेकिन लिक्विडिटी हम लोग यूज, बेसिकली फिक्स्ड एसेट जो है आगे जाएगा, नीचे करेंट एसेट आएगा। मशीन कहां पर आएगा? एकदम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट के क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि ये बेचने के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का क्राइटेरिया पता है ना, जो रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता। ऐसा नहीं कि मशीन खरीद लिया और बेच दिया, अगर खरीद के बेचते हो तो वो तुम लोग का फिर फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, वो होता है स्टॉक। होता है, बहुत से लोग मशीन भी तो बेचते हैं, कोई ना कोई तो बेचता होगा मशीन, तो वो उनका बिजनेस है। मशीन कोई नहीं बेचता है, क्यों? बिल्डिंग भी तो बिकता है, तो प्रोमोटर बिल्डिंग नहीं बेचता है तो उसके लिए उसका फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना है, उसके लिए क्या है? स्टॉक है, वो तो चाहेगा उसका बिक जाए। बिल्डिंग, गाड़ी, जो लोग 4 व्हीलर बेचता है तो उनके लिए थोड़ी ना वो फिक्स्ड एसेट है, वो क्या है उनके लिए? करेंट एसेट, स्टॉक। परचेस कहाँ लिखना है? 18,20,000 लिखो। 18,20,000, ठीक है। परचेस के बाद है वेजेस, वेजेस कहाँ लिखेंगे? ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो वेजेस लिखना है 10 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो सैलरी कहाँ जाएगा? पीएल। मतलब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से जगह रख के लिख सकते हो क्योंकि एक ही अकाउंट में बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब तुम लोग अपने हिसाब से जगह बचा के लिखो, ठीक है। सैलरी 10 लाख, तो मेरा कम ज्यादा हुआ तो हम एडजस्ट कर लेंगे, फिर तुम लोग बोलोगे जगह कम ज्यादा हो गया। अच्छा, अब डिस्काउंट अलाउड किधर लिखेंगे? इधर आएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो इधर आएगा 50,000, डेबिट साइड आएगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसिप्ट इधर एक लाइन जगह रख के लिखना चाहिए, यहाँ जीपी ब्रॉट डाउन होगा बाय डिस्काउंट रिसिप्ट।
30,000। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पीएल। अभी तो बताया था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 6 लाख। सेल्स अकाउंट है इसके बाद, बोलो कहाँ जाएगा? फिर अमाउंट भी देखते हैं। इधर आएगा ट्रेडिंग के 50 लाख। फिर बोला है सम ओइंग बाय कस्टमर, मतलब हाँ, मतलब सम ओइंग बाय का मतलब क्या है? कस्टमर ने उधार ले रखा है इतना, मतलब उतने का प्रोडक्ट ले रखा होगा 8,50,000, तो ये कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट, क्योंकि हमें इनसे पैसा मिलने वाला है, तो ट्रेड रिसीवेबल। $8,50,000। और ट्रेड पेबल किधर जाएगा? क्रेडिटर होता है इसका मतलब। 3,70,000। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी रहता है वो लेकिन ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट में एक बार ही पुट होता है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ, इसका मतलब क्या है पता है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का काउंटिंग हुआ होगा, इसीलिए ये नीचे अलग से दिख रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ दिखना चाहिए बोलो? ट्रेडिंग में दिखेगा और कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। तो ट्रेडिंग में किधर लिखना पड़ेगा? हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि इसका डबल एंट्री नहीं हुआ ना, इसीलिए दो जगह पे पुट होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हो गया 2,70,000। ये कर लो एडिशन करके, इसमें देखो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है वो ब्रॉट डाउन कर देंगे। प्रॉफिट आएगा शायद, प्रॉफिट ही बोल रहा है आंसर पे। 52,70,000। देख लो कितना आएगा। हम्म सही बात, 22,50,000। अच्छा, 22,50,000 प्लस 30 मतलब 22,80,000। अच्छा, 22,80,000 और इधर हो गया 10,00,000, 6,00,000, 16,50,000। मतलब ये 30 हो जाएगा माइनस होने से 16 और 22, 6,30,000 होगा शायद, देखो तो। हाँ, 6,30,000 नेट प्रॉफिट। इसमें स्लैश दे के लिख सकते हो ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। इसमें चाहो तो स्लैश दे के लिख सकते हो ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा? कैपिटल। टोटल 22,80,000, ठीक है, 22,80,000। और ये 6,30,000 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 6,30,000, तो 16,30,000। अच्छा, यहाँ एक चीज नहीं लिखा हम लोगों ने, क्या नहीं लिखा बोलो तो? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आना चाहिए? हाँ, यहाँ, लेकिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के बाद लिख देते हैं कितना था। हाँ, अब दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, देख। तो ये 16 और 3 19 और 70 31, मतलब ये हो जाएगा 20,00,000 हो रहा है। एसेट ए लाइबिलिटी साइड में, मेरा एसेट साइड में एक बार चेक करके देख सकते। अच्छा, एसेट लाइबिलिटी में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, अगर वो लिखते हो तो गलत होता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर लिख देते हो डेबिट या क्रेडिट वो गलत हो जाएगा।
अच्छा, ये जो एंट्री है यहाँ पर मैंने ले रखा है, ये देखो एंट्री बोला है कि क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे होगा, तुम लोग अपना ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग में क्या क्या लिखे हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये देखो ट्रेडिंग के साथ मैच करो, यहाँ मैंने आंसर ले लिया है क्योंकि इसको हर बार, ये देखो ट्रेडिंग टू क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक टू परचेस टू वेजेस, ये देखो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री लिखा है, टू परचेस टू वेजेस। देखो सेल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग, और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये देखो सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। लेकिन जब ट्रेडिंग आइटम लिखोगे तो ट्रेडिंग पीएल मत लिखना, एंट्री में सिर्फ ट्रेडिंग लिखना, और पीएल का आइटम जब लिखोगे तब पीएल बोल के लिखना। अब ये लास्ट देखो ट्रेडिंग टू पीएल, ये वाला, ठीक है। अब ये हो जाएगा पीएल टू सैलरी टू डिस्काउंट अलाउड टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ठीक है। और बाई साइड में एक शायद डिस्काउंट रिसीव्ड था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड टू पीएल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल, ये कैपिटल में जाएगा, मैंने लिखवा है वो लास्ट वाला एंट्री की, याद रखो कि वो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करके देना। अच्छा, अब ये देखो, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, बनाओ, बना के दिखाओ तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा। कैपिटल किधर जाएगा बोलो, पूछ लेते एक बार फिर फटाफट लिखेंगे। लाइबिलिटी में लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा, 14% टर्म लोन, लाइबिलिटी। अच्छा, लोन देख के ही ना ये मत जज कर लो कि लाइबिलिटी के एसेट, अगर क्रेडिट में है तो ही लाइबिलिटी जाएगा, क्योंकि हम लोग लोन दे भी तो सकते हैं किसी को, अगर लोन दिया है तब वो किधर दिखेगा, डेबिट साइड में, तब लेकिन एसेट में जाएगा। लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, तो ये भी लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, कैश इन हैंड एसेट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, बोलो इन्वेंट्रीज का मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कहाँ जाएगा। फर्नीचर एसेट, ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी। एडवांस टू सप्लायर, बोलो ये कहाँ जाएगा। डेबिट क्रेडिट देख के ही बोल दो, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। एडवांस टू सप्लायर का मतलब क्या है, हम लोगों ने सप्लायर को खरीदने के पहले पैसा एडवांस में दे दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट ही तो है। अगर मुझे कुछ चाहिए इमीडिएटली, मैंने मान लो बोला कि पैसा एडवांस ले लीजिए, मुझे इतने दिन में दे दीजिएगा, तो वो मेरे लिए क्या है, किसी को प्रीपेड कर रहे हैं तो एडवांस करना एसेट नहीं है। और वैसे भी तो डेबिट साइड दिख रहा है, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करोगे, और ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस करो, ठीक है, बनाओ। इलास्ट्रेशन नंबर 6, बैलेंस शीट। कैपिटल दिखा था हम लोगों को, कैपिटल था, नेट प्रॉफिट था, अभी अभी पढ़ा, जो भी पढ़ा वो याद है लिख लेते, फिर अमाउंट उसमें लिख, ड्रॉइंग्स था, ठीक है, बस 7 लाख, 1 लाख नेट प्रॉफिट था, और 60,000 ड्रॉइंग्स था, तो 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख, 8 लाख से 740। और इधर देखो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, यहाँ लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। अच्छा, 14% लॉन्ग टर्म लोन था, ये लिख देते 14% लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। हाँ, ये था 4 लाख, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी 4 लाख 60, तो ये मैंने लिख दिया 4 लाख, और ये 4 लाख 60, ये किसी और से लोन लिया गया था, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी। अच्छा, फिर ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख 20, ठीक है, ये नीचे की तरफ लिखेंगे क्योंकि पहले फिक्स्ड एसेट और भी है तो वो लिखना जरूरी है। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000 बोला था, कैश इन हैंड 20,000। अच्छा, कैश इन हैंड 20,000। फिर देखो इन्वेंट्रीज 6 लाख मतलब स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्रीज यहाँ पर लिखते हैं, इन्वेंट्रीज 6 लाख। अच्छा, फिर इन्वेंट्रीज के बाद है
फर्नीचर 2 लाख, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है 2 लाख। अच्छा, फर्नीचर के बाद है ट्रेड पेबल 40,000, इधर आएगा 40,000। ट्रेड पेबल के बाद एडवांस टू सप्लायर, तो ये कैश के ऊपर लिखो क्योंकि ये भी कैश ही है। एडवांस टू सप्लायर तो ये भी लिक्विड है, ठीक है, तो एडवांस टू सप्लायर 1 लाख। एग्जाम में थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोशिश करोगे जितना प्रॉपरली लिखा जाए। नेट प्रॉफिट ये सब लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, नीचे कुछ है क्लोजिंग स्टॉक वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है, तो मैच होना चाहिए। अब देखते हैं। 16,40,000 लाइबिलिटी साइड 16,40,000। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और ये हो गया 12, 12 और 4 16,40,000। हाँ, 16,40,000 इधर भी आ रहा है। अच्छा, ये वाला देखो क्या बोला है। बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021 दे दिया है, ठीक है। तो थापर का बैलेंस शीट दे दिया है। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज। अब बोल रहा है 21-22 में इनका जो पीएल था उसमें नेट प्रॉफिट दिख रहा था 18,30,000। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग, ठीक है। बोल रहा है रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, ठीक है, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑन फर्नीचर फिक्सचर 5%, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, बट यहाँ बोला है बट वाइल प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड 1 to 2 पॉइंट, ठीक है। तो देखो ऊपर का ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है, नीचे का ये 2 ट्रांजैक्शन बिना किए ही पीएल बना दिया। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। तो बोलो इसका पीएल में इंपैक्ट क्या आता है? पीएल कैसे बनता है? पीएल बनता है, पहला बात है कि ड्यूरिंग द ईयर का बनेगा, मतलब एक ही साल का खर्चा पीएल में दिखता है, ना तो उसके प्रीवियस ईयर का कोई खर्चा इनकम हमें दिखाना है, ना तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा इनकम हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं। दूसरा एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जैसे कि मान लो मुझे सैलरी देना है 10,000 करके पर मंथ किसी एक पर्सन को, तो 10,000 इंटू 12, तो पूरे साल का सैलरी कितना होगा? 1,20,000। अब मान लो मैंने एक महीने का नहीं दिया, 12 महीने की जगह 11 महीने का दिया, तो कितना सैलरी मैंने बाकी रखा? 10,000, ठीक है। तो 10,000 अगर मैंने बाकी रखा 1 मंथ का, लेकिन मुझे जब पीएल में दिखाना है तो उसे कैसे दिखाना है? टू सैलरी बोल के मुझे दिखाना है 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000 इक्वल टू कितना दिखाना है? कितना आ जाएगा? 1,11,000, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे 11,000 करके 12 मंथ्स का, अच्छा ठीक है, हम एक बार डेटा लिख के दिखा देते तुम लोग को, देखो कितना हो जाएगा। अगर मान लो 10,000 करके 12 मंथ्स का देना है तो कितना होता है? 1,20,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10,000 करके मान लो 10 मंथ्स का दिया, ठीक है, तो मैंने कितना दिया? 1 लाख। ये मैंने पे किया है, बट मुझे पे इतना करना चाहिए था, तो मेरा आउटस्टैंडिंग यानी बाकी कितना हो गया? 2 महीने का, ठीक है। अब अगर ये पूरे एक साल का सैलरी है किसी एक अकाउंटेंट का, अब मुझे अगर मेरे पीएल में ये सैलरी को दिखाना है तो मुझे कैसे दिखाना है? मुझे कैश बेसिस पे नहीं करना है कि मैंने कितना पे किया, मुझे क्या करना है? पूरे ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा दिखाना है, चाहे मैंने पे किया हो चाहे मैंने बाकी रखा हो। इसको ही बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो सैलरी कितना दिखाएंगे? 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग 20, उतना ही दिखाएंगे जो इस साल को रिलेट करेगा, जिस साल का पीएल हम लोग यहाँ बना रहे हैं, मतलब उसका डेट लिखोगे ना कि इस साल तक का, तो यहाँ पर कितना दिखाना पड़ेगा? 1 लाख। तो इन्होंने गलती किया ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 इन्होंने नहीं दिखाया, तो इनका पीएल ज्यादा मतलब पीएल में जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? बोलो।
ज्यादा दिख रहा है, मैंने मेरा खर्चा नहीं दिखाया तो मेरा प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा है। और प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 था जो इन्होंने चार्ज नहीं किया है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, बोलो। कम दिख रहा है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या मेरा इस साल को रिलेट करेगा? प्रीपेड मतलब तो अगर इस साल का होता है तो प्रीपेड तो नहीं कहलाता। प्रीपेड मतलब क्या, मैंने पहले से कर रखा है तो आने वाले साल के लिए कर रखा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, ये ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं किया, मतलब इंश्योरेंस के खर्चे में प्रीपेड पोर्शन को एलिमिनेट नहीं किया, तो उसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पीएल को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो चलो पीएल को रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। तो पहले पीएल को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोग का पीएल कितना था, मतलब इन्होंने कितना निकाल रखा है, 18,30,000, तो ये किधर जाएगा, बोलो प्रॉफिट किधर जाता है, क्रेडिट साइड। कितना जाएगा, 18,30,000, ठीक है। इधर लिखो 18,30,000। अब अगर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो एक्सपेंस किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो किधर लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 1,80,000 था। और प्रीपेड क्या करते हो, एक्सपेंस से लेस प्रीपेड करते हो, तो यहाँ तो लेस करने का जगह नहीं है, मेरा तो वो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट मुझे नहीं पता कि हम उसके नीचे प्रीपेड लिख के लेस करते। तो लेस करने का मतलब उल्टा साइड में लिखना, तो हम इधर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। नॉर्मली प्रीपेड को क्या करते हो, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से लेस करके लिखते हो, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव एक्सपेंस यानी कि इंश्योरेंस, मुझे पता है कि इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, इंश्योरेंस सही चार्ज हुआ है, प्रीपेड पोर्शन उससे लेस नहीं हुआ है, तो अभी लेस कर रहे हैं, तो कितना था, 20,000। तो सही प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बोलो। ये प्रॉफिट गलत आया हुआ था, दो आइटम के चार्ज नहीं करने के वजह से, तो माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा सही वाला प्रॉफिट। 16,70,000 आएगा, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, अब हम लोग को बोला है इससे एक बैलेंस शीट बना के देने के लिए, ड्रॉ अप द बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना के देना है, ये बैलेंस शीट नहीं, ये तो 1 अप्रैल 21 का है, हम लोग को कब का बना के देना है, 22 का, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ जो हमारा क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला है उसमें से क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल कितना है, 50 लाख, तो यहाँ पर कैपिटल लिखना है 50 लाख। और उसमें क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने सही करके, 16,70,000 ये लिख दिया, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो देखेंगे, अभी पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, और उस पे कितना डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, 10%। तो निकालो, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख और उस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, कर दो 10%। 3 लाख होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 27 माइनस होता है डिप्रिशिएशन। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख और उसमें से कितना डिप्रिशिएशन, 5%। फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख और उससे लेस होगा 5%, तो देखो कितना होगा, 15,000, 2,85,000। अच्छा, इसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर का है। तो ट्रेड रिसीवेबल करेंटली कितना हुआ है, बोल रहा है कि 5% उस पर डाउटफुल डेब्ट बनाना है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का कितना था, 20 लाख था शायद, दिखाते हैं देखो यहाँ पर, वो तो प्रीवियस ईयर वाला है ना। ये देखो इन्वेंट्रीज कितना होगा, 31 मार्च का दिया हुआ इन्वेंट्रीज, ये लिखना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख और उसमें से पीवीडीडी लेस करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल लिखो 20 लाख और उसमें से लेस करो पीवीडीडी, बोला है कितना, 5%। 5% पीवीडीडी कितना होगा, देखो 1 लाख होगा शायद, 5%, 19 लाख फिर आ जाएगा, 20 लाख का 5% 1 लाख होगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्रीज लिखो 14,50,000, इन्वेंट्रीज 14,50,000, 14 लाख
50, अच्छा, और क्या है 31/22 का? कैश एट बैंक 10,35,000, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 10,35,000, और एक कोई चीज बता रखा है इधर, ट्रेड पेबल 11,40,000, ट्रेड पेबल तो वो तो इधर आएगा, ट्रेड पेबल 11,40,000, ठीक है। तो ये लिख लिया यहाँ पर जो इस, और यहाँ पर बोले विथड्रू क्या है 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, ये कहाँ जाएगा? 6 लाख विथड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज, ड्रॉइंग्स हो जाएगा 6 लाख। तो ये आई थिंक हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। जो फॉरगॉटेन पॉइंट था वो दोनों पीएल को रिलेट कर रहा था, बट जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो और कहाँ आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या होता है, एक होता है करेंट लाइबिलिटी और एक क्या होता है करेंट एसेट, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में भी तो आएगा, उसका तो 2 बार एडजस्टमेंट होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने खर्चा बाकी रखा, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं। तो अगर आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो फिर यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी साइड में आएगा। वो अमाउंट कितना था, ये रहा 1,80,000, वो पीएल में ही तो दिख रहा है, ठीक है। और प्रीपेड का अमाउंट कितना है 20,000। अब दोनों साइड टोटल करके देख लो कितना आएगा, 73,90,000 दोनों साइड आ रहा है। ये कितना आएगा 10 लाख, 60 लाख 70 ना, इतना ही तो आना चाहिए। और बाकी ये टोटल करके देखो 13 लाख समथिंग हो गया, ठीक। क्योंकि एंट्री क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर वो पीएल में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैसे भी हमारा लाइबिलिटी है, और कैसा लाइबिलिटी है करेंट लाइबिलिटी, इसीलिए वो बैलेंस शीट में भी आए, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।